वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, जो कि हेनरी फायल ने दिया है। तो इसके अंदर हम बात कर लेंगे जितने भी 14 प्रिंसिपल दिए हैं डिटेल्स के अंदर। हमने लास्ट वीडियो में बात किए थे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है, 2 वीडियो इसके ऊपर ऑलरेडी बन चुका है, आप उस दोनों वीडियो को देख लीजिए। देन आफ्टर इसको हम चालू करते हैं। तो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है और क्या कहता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हेनरी फेयल के कुछ उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन दिए हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं क्या दिया गया है। हेनरी फेयल जो कि 1841 से लेकर 1925 तक थे। तो क्या दिया गया है? हेनरी फायल वॉज ए फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर हु टर्न अ लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज and a successful manager. He started his career as a mining engineer in a French mining company and rose the positions of chief managing director. तो क्या बोला गया कि जो हेनरी फायल थे वो जो एक फ्रेंच इंजीनियर थे जो कि माइनिंग के अंदर काम करते थे। माइनिंग इन द सेंस जो ज़मीन से जो भी माइन करके कोल वगैरह ये सब निकाला जाता है, उसमें ये इंजीनियर थे। और ये जो है एक सक्सेसफुल मैनेजर बन गए आगे चलते चलते। तो कुछ ही समय में इनका जो पोजीशन था वो एमडी का पोजीशन हासिल कर लिया, और जिसमें एक चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। उसके बाद आफ्टर कंडक्टिंग मेनी एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस इन ऑर्गेनाइजेशंस, फायल प्रपोज 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच आर एक्सप्लेन इन हिज बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल administrations. Due to his contribution in development of managerial thoughts, he is called as father of modern management. Fayal suggested 14 principles of management. The statements serve as a guideline of decision making and management actions. तो क्या बोला गया है कि जो हेनरी फायल थे जब चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बने, उसके बाद इन्होंने कई सारे बिजनेस के अंदर एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसके अंदर इनको पता चला 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, जो कि इन्होंने अपने बुक में, जिसका नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशंस, उसके अंदर 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लिखे हैं। और ये जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है बहुत लोगों को, यानी कि बहुत बिजनेस को डिसीजन मेकिंग करने में मदद करता है, जिसके वजह से हेनरी फेयल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा गया है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं अब 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में क्या क्या दिया है। पहला जो दिया है प्रिंसिपल ऑफ डिविजन्स ऑफ वर्क। तो पहला क्या बताता है? डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में बताता है। तो देखते हैं क्या दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड सच एज टेक्निकल, फाइनेंशियल, commercial, security, operational, accounting and managerial. It is assigned to employees as per their qualities and capabilities. It helps in improving efficiency and expertise of employees, which ultimately turn into expected productivity level. तो क्या बोला गया प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क कि जितने लोग भी बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, भले वो कोई टेक्निकल फील्ड में हो, फाइनेंशियल फील्ड में हो, कमर्शियल फील्ड में हो, सिक्योरिटी फील्ड में हो, ऑपरेशन में हो, अकाउंटिंग में हो या मैनेजरियल में हो, तो जो भी पर्सन जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, तो उन पर्सन्स को उनके क्वालिटीज़ के हिसाब से, उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से डिवाइड कर दो, और जो भी फील्ड है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, उसके अंदर उनकी क्वालिटी और कैपेबिलिटी के हिसाब से डाल दो, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी प्रोडक्टिव लेवल है बिजनेस का और भी बढ़ जाएगा, और बिजनेस के अंदर प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी की मतलब होता है जिम्मेदारी। तो क्या बोला गया है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में? अथॉरिटी इज़ द राइट टू टेक डिसीजन, इट इज़ नेसेसरी टू गेट द थिंग डन अप्रोप्रिएट फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स। अथॉरिटी ऑलवेज कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ द मैनेजर इज गिवन the authority to complete a task within a given time, he should be held responsibility if he does not complete the work in given time. Manager should have proper authority to take managerial decision on his own in respect to the goal. तो क्या बोला गया? अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी वो पावर है जहाँ पे आप डिसीजन ले सकते हो। तो अथॉरिटी तो डिसीजन मेकिंग पावर तो है ही, साथ ही साथ उसके पास उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। यानी कि अगर एक मैनेजर अपने सब ऑर्डिनेट्स को बोलता है कि ये इतने टाइम पे काम करे, तो ये तो क्या कहलाएगा? आपका अथॉरिटी। लेकिन वो सही समय पे काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है देखना कि, और उसे काम करवाना।
प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अब प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन के बारे में जरा देख लेते क्या दिया गया है। अकॉर्डिंग टू फायल, डिसिप्लिन इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज must obey and respect the rules that govern the organization. Discipline help to achieve the goals in the organization. Good discipline is the result of effective leadership. Must be a clear understanding between the management and worker regarding the organizational rules. Basic discipline should बी ऑब्जर्व एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या बोला गया, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन का मतलब है कि बिजनेस के अंदर डिसिप्लिन होना बहुत ही जरूरी है। अब डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि डिसिप्लिन का मतलब है कि जो भी एम्प्लॉय को जो भी ऑर्डर दिए जा रहे, चाहे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, पॉलिसी चेंजेस हो, या फिर अपर मैनेजमेंट अपने लोअर मैनेजमेंट को कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बता रहा है, कोई ऑर्डर दे रहा है, कमांड दे रहा है, तो वो एम्प्लॉयज़ या जो भी लोअर लेवल पे स्टाफ्स होंगे उनको मानने चाहिए, उसका उल्लंघन ना करे और अपोज ना करे, तो उसे हम डिसिप्लिन कहेंगे। तो यहाँ पे वही दिया कि डिसिप्लिन क्या करता है, अगर आप ऑर्डर दे रहे हो अपने लोअर लेवल पे और वो सारी चीज़ें को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि बिजनेस का जो भी गोल होगा, जो भी ऑब्जेक्टिव्स होगा, वो आपके हिसाब से जो भी डिसाइड किया हो गया होगा वो हासिल हो जाएगा। और हासिल होने का मतलब क्या है कि बिज़नेस का मैनेजमेंट सक्सेस हो गया। और बिज़नेस का मैनेजमेंट सक्सेस होने का मतलब क्या है, बिज़नेस में जो आपका गोल है वो भी अचीव हो गया और जो प्रॉफिट होगा वो भी बिजनेस को मिल जाएगा, जिसके वजह से क्या कहलाएगा, दिस मोटिव गिव्स गुड डिसिप्लिन विच रिजल्ट इनटू इफेक्टिव लीडरशिप। अगला देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है देखते हैं। ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपेरियर। द प्रिंसिपल हेल्प इन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड सॉल्व डिस्प्यूट्स अमंग पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। इट आल्सो हेल्प इन अवॉइडिंग कन्फ्यूजन। If an employee receive command from more than one authority, he will get confused and will not be able to take decision about whose orders should be followed. This is wrong approach. For organizational hierarchy should be well defined. Each employee should know his immediate superior and should receive order from him only. तो क्या बोला गया है, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि जितने भी ऑर्डर सारे जो भी कमांड आ रहा है, लोअर मैनेजमेंट सिर्फ अपने अपर मैनेजमेंट से ही ऑर्डर रिसीव करे। ऐसा ना हो जो अपर मैनेजमेंट है उसका भी कोई अपर मैनेजमेंट है और उसका भी कोई अपर मैनेजमेंट है, तो आप एकदम सुपेरियर से एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर दे रहे हो और जो कि एम्प्लॉयज़ जो है आपको जानता ही नहीं ठीक से, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा। अगर दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच मैनेजमेंट एक ही बार ऑर्डर देते हैं किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को, तो फ्यूचर में जाकर वो एम्प्लॉयज़ क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। और इफ़ एक बार कंफ्यूज हो गया तो इससे क्या होगा कि बिज़नेस में जो भी काम होने वाला है वो भी नहीं होगा, और ना होने की वजह से कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न के वजह से बिज़नेस में लॉस होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो क्या बोला गया है कि जो एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर आए वो सिर्फ और सिर्फ अपने सुपेरियर यानी कि उस एम्प्लॉय के सुपेरियर से ही आए और केवल सिर्फ एक ही मैनेजमेंट हो, ऐसा नहीं 2 3 4 5 मैनेजमेंट है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से काम होता है तो बिज़नेस में जो गोल रखा गया है वो अचीव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और एम्प्लॉयज़ को कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का भी मतलब वही है, क्या बोला गया है, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। Each group in the organization should have the same objectives and the group should be directed by one manager यूजिंग सिंगल प्लान। तो क्या बोला गया है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर भी एक ही हेड होना चाहिए, किसी भी एम्प्लॉय का सब हेड नहीं होना चाहिए। तो एक हेड होगा तो जो भी प्लान बताएगा अपने एम्प्लॉयज़ को वो भी एक ही होगा। तो वन हेड वन प्लान अप्रोच होना चाहिए, जिसके वजह से जो भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है फ्यूचर में जाकर उसे हासिल करने में मदद मिले और जो भी प्लान बनाया है मैनेजमेंट ने, डायरेक्टर ने, वो भी पास आउट करने में हेल्पफुल रहे। तो ये कहलाएगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अगला देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशंस ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। तो क्या बोला गया है, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट और टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेस इंपॉर्टेंस दैन इंटरेस्ट
of the organization. While taking decision in the organization, the manager should always consider the interest of the whole group rather than the interest of a single employee. Similarly, the employee should protect the interest of the organization first and his personal interest should be subordinated. तो क्या बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, इसके हिसाब से क्या बोला गया है कि बिजनेस का में जो भी इंटरेस्ट है सबसे पहले देखा जाए ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, देन आफ्टर किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्लियरली ये बताया गया है कि अगर आप बिजनेस में काम कर रहे हो तो जो ग्रुप है तो ग्रुप का इंटरेस्ट देखा जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट देखा जाएगा, ना कि किसी का पर्सनल का इंटरेस्ट देखा जाएगा। पर्सनल इंटरेस्ट है तो वो अपने पास रखे, बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पे सबसे पहले फोकस करे, देन आफ्टर अपने बातों को समझे। ओके, तो ये प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट के बारे में ये था कि पर्सनल इंटरेस्ट को बाजू में रखे और ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को या फिर उसके ऊपर ध्यान दे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन क्या कहता है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जहाँ से पूरी तरह एक ही बार कंट्रोल हो रहा है, ना कि तरह तरह के कंट्रोल कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जो सेंट्रलाइजेशन है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर ऑफ अथॉरिटी, की जो पावर है और अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन के पास होगा, जो है बिजनेस का जो अपर मैनेजमेंट है, जो मालिक है, सीई हो गया, एमडी हो गया, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर जो एमडी कहते हैं, या फिर कोई शेयर होल्डर वगैरह है बिजनेस के अंदर, तो उसी के ऊपर सारा का सारा बिजनेस का पावर होगा, अथॉरिटी भी उसी के पास होगा, है ना, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। तो इसे ही हम कहेंगे सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन भी दिया गया, डिसेंट्रलाइजेशन इन द सेंस की पावर और जो अथॉरिटी है वो पार्ट पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हर अपर लेवल के लोअर लेवल, लोअर लेवल के लोअर लेवल, यानी कि जितने भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है उन सभी के ऊपर जो पावर और अथॉरिटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे डिवाइड कर दिया जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे। तो एक बार देख लेते हैं इसके अंदर क्या दिया गया। सेंट्रलाइजेशन रिफर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटी in same organization. The power is vested in one hand and few hands. The situation occur in the small organization, but if the size of organization large, then there is a decentralization of power or authority. According to this principle, there must be a proper balance between centralization and decentralization in the organization. This is to be done according to the size of the organization, nature of the activity etc. तो वही बता रहा है कि सेंट्रलाइजेशन जो होता है एक या दो के हाथों में ही रहता है, ज़्यादा के हाथों में नहीं होता है। तो ये ज़्यादातर जो सेंट्रलाइजेशन है वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ही दिखाई देता है, बड़े में नहीं दिखाई देता है। अगर बड़े की बात करें यानी कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन ही दिखाई देता है, सेंट्रलाइजेशन दिखाई नहीं देता है। अगला देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन। अब रेमुनरेशन जो है किसको दिया जाएगा? जो जितने भी स्टाफ्स होंगे बिजनेस के अंदर, चाहे वो लेवल ऑफ अथॉरिटी है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, या फिर जितने भी लेवल्स है बिजनेस के अंदर, उन सभी को जो रेमुनरेशन दिया जाता है। अब रेमुनरेशन का मतलब क्या है? रेमुनरेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र, रेमुनरेशन का मतलब होता है सैलरी, रेमुनरेशन का मतलब होता है वेजेस, रेमुनरेशन का मतलब होता है प्रमोशंस, ठीक है, या फिर कोई मदद कर दिया पैसे में, यानी कि अलावेंसेस वगैरह में पैसे में मदद कर दिया, या फिर पैसा ना देते हुए डायरेक्ट उसको काइंड्स दे रहा है, काइंड्स में मदद कर दिया, ठीक है, जैसे घर दे दिया रहने के लिए या फिर घूमने के लिए बाइक दे दिया, तो ये क्या कहलाएगा? आपका पैसा नहीं है फिर भी मदद कर रहा है बिजनेस, जिसको हम रेमुनरेशन कहेंगे। देखते हैं क्या दिया है। एप्रोप्रिएट रेमुनरेशन टू स्टाफ और एम्प्लॉयज इज द प्रिंसिपल to keep them satisfied financially as well as retain them for long span of time with the organization. The fair remuneration affect on the productivity and efficiency level in total. The remuneration should be fixed by taking into consideration the skill, expertise, knowledge, tenure, cost of living, मार्केट ट्रेंड, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। तो क्या बोला गया है? अप्रोप्रिएट अगर सही से रेमुनरेशन दिया जाए, अप्रोप्रिएट रेमुनरेशन दिया जाए तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉयज़ भी खुश और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो भी खुश रहेगा, जिसकी वजह से बिजनेस जो है लंबे समय के लिए चलते रहेगा। तो इफेक्टिव रेमुनरेशन विल हेल्प द बिजनेस टू टेक द लॉन्ग पार्ट इन द स्पैन ऑफ टाइम। तो वही बोला गया है। और ये जो रेमुनरेशन है वो किस पे डिसाइड किया जाएगा? पर्टिकुलर उस पर्सन के स्किल्स पे डिसाइड किया जाएगा, उसके एक्सपर्टाइज यानी कि नॉलेज वगैरह, एक्सपीरियंस वगैरह, कितने समय तक काम करेगा, या फिर बिजनेस जो है मार्केट के हिसाब से भी डिसाइड करेगा कि मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, बिजनेस का प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसके हिसाब से भी डिसाइड होगा रेमुनरेशंस।
अगला देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अब प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या कहलाता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। स्केलर चेन मीन्स द hierarchy ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द टॉप लेवल टू द लोअर लेवल फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। This help to ensure the orderly flow of information and communication. Traditionally, organization used to frame large-scale chain which is time-consuming. For example, a general manager informed to the decision to respective functional manager, then functional manager will pass it to supervisor. The supervisor will inform it to foreman and so on, according to the level of authority. For avoiding the long chain and to take speedy decision across communication on direct communication is followed by various organization is known as gang plan. For direct communication proper permission of authority is नेसेसरी। तो क्या बोला गया है, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन का मतलब होता है, स्केलर चेन का मतलब होता है कि पासिंग आउट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम टॉप लेवल टू मिडल एंड मिडल टू लोअर। ये जो है यहाँ पे लेवल ऑफ अथॉरिटी भी मैं इसे कहूँगा। और हिराची का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल के हिसाब से क्या बोला गया कि कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि जनरल मैनेजर सबसे पहले बताता है फंक्शनल मैनेजर में को, और फंक्शनल मैनेजर किसे बताता है, सुपरवाइज़र को, और सुपरवाइज़र किसे बताता है, फोरमैन को। फोरमैन का मतलब होता है सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ और वर्कर। तो ऐसा डिसीजन पास आउट होता है और इसे बोलते हैं हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन, और इसी को ही हम बोलेंगे गैंग प्लान। ठीक है, आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा होगा, डायग्राम को आप देख सकते हो। वहाँ पे ए बताता है बी को, बी बताता है सी को, सी बताता है डी को, और जो यहाँ पे ए ई एफ जी है वो भी क्या है, वैसे सेम पोजीशन पे काम कर रहा है। जैसे कि ए है, समझ के चलो कि ये जो जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर बता रहा है बी को, बी या ई को, ई बी और ई कौन है, फंक्शनल मैनेजर है, और बी और ई किसके बता रहा है, सी और एफ को, जो कि फंक्शनल मैनेजर अपने सुपरवाइजर को बता रहा है, और सुपरवाइजर किसे बता रहा है, डी और जी को। ये कौन है, फोरमैन है, मतलब एम्प्लॉयज़ और वर्कर। तो ये सब आप मान के चलो तो अच्छा रहेगा। तो ये जो है स्केलर चेन है। उसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब सिंपल, ऑर्डर पासिंग आउट फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल, वही मिडल लेवल और मिडल टू लोअर। देखो क्या दिया, द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। ह्यूमन रिसोर्सेज एंड material should be in the right place at the right time for maximum efficiency. Human resources should be placed at the right place and the right job. The principal focus on the proper utilization of physical and human resources. तो वही बता रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब है कि जो भी चीज़ें जो भी जगह पे रखा है उसी जगह पे सारी चीज़ें रखे रहे। ठीक है, अगर सही जगह पे सही चीज़ें है तभी जाकर कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा बिज़नेस को। तो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, एक तरीके का रिसोर्सेज है जो कि बिज़नेस में अगर सही जगह पे सही समय पे सही काम कर रहा है तो बिज़नेस का फ़ायदा होगा, मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी होगी, और अगर सही से काम नहीं करेगा तो बिज़नेस का नुकसान भी हो सकता है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज को मस्ट बी टेक पार्ट इन राइट प्लेस एट द राइट टाइम एट द राइट जॉब। ठीक है, तब जाके कहीं ना कहीं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज का हो या फिर बिजनेस के रिसोर्सेज का हो। अगला बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के बारे में हम जान लेते हैं। मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू द सबऑर्डिनेट while dividing the work, delegating the authority, deciding the monetary terms, etc. There should not be any discrimination between the employees. It also suggests that the remuneration should not be depend on the department but at the level of which subordinates are working. The employees working on the same level but in different departments should be paid same wages. The equity will help avoiding conflict in the organization. क्या बोला गया है, क्या बोला गया, अब एम्प्लॉय जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट एक तरीके का एकदम फेयर और फ्रेंडली रहना चाहिए सबऑर्डिनेट के साथ। सबऑर्डिनेट का मतलब कौन, सबऑर्डिनेट का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ और वर्कर। जब भी एम्प्लॉयज़ के बीच में चाहे वो जो सैलरी वेजेस वगैरह है ये डिसाइड करने का करना हो, या फिर कोई मॉनेटरी टर्म्स डिसाइड करना हो, या कुछ बेनिफिट देना हो, तो सारे एम्प्लॉयज़ को
एक समान माननी चाहिए, ना कि अलग अलग डिफरेंट देखना चाहिए। अगर आप इक्वलिटी देते हो सभी को, भले ही दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो लेकिन सेम वर्क कर रहे सेम पोजीशन पे, तो वेजेस या सैलरी भी सेम होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। तो अगर इस तरीके का कुछ होगा तो इससे क्या होगा, बिजनेस के अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह झगड़े वगैरह है वो नहीं होगा और इससे जो है बिजनेस का सक्सेस नज़दीक रहेगा। अगला हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अब स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिर होना और टेन्योर का मतलब होता है समय। देखो क्या दिया है, एट द सेम टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट of employees, the management should assure them about stability of tenure or job security. It play very important role in creating sense of belongingness among the employees. Insecurity in job always affect the efficiency of employees adversely, whereas job सिक्योरिटी मिनिमाइज एम्प्लॉयज टर्नओवर रेशियो। तो क्या बोला गया है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब कि एम्प्लॉयज से जुड़े हुए अगर एम्प्लॉयज़ को आप रिक्वायरेट कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो, रिक्वायरमेंट का मतलब होता है सिलेक्शन करना, तो अगर आप रिक्वायरमेंट कर रहे हो तो इससे क्या बेनिफिट होगा, अगर आप रिक्वायरमेंट कर रहे हो तो आप टेम्पररी बेस पे मत करो, जॉब सिक्योरिटी दो उसको, यानी कि लंबे समय के लिए परमानेंटली आप रिक्वायर कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो और उस बिजनेस में वो काम कर सकता है, तब जाके कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉय अपने दिमाग से अच्छे से काम करेगा और बिजनेस का ग्रोथ करेगा, जिसके वजह से क्या होगा कि बिजनेस का जो एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो, जो बिजनेस के अंदर से जो एम्प्लॉय छोड़कर जाते हैं बिजनेस को, वो भी कम होगा और अगर कम होता है तो बिजनेस का सक्सेस बढ़ता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है मोटिवेट करना, एंकरेजमेंट करना। देखना क्या दिया है, इनिशिएटिव रिफर टू वॉलंटरी to do the work in an initiative way. The freedom to think and work on new idea encourage employees to take initiative while working on given task. The initiative should be welcomed by the manager, including through discussion on those new ideas. It also help to creating healthy organizational culture. तो क्या बोला गया है, इनिशिएटिव का मतलब होता है आइडिया करना, क्रिएटिविटी लाना या फिर एंकरेज करना, मोटिवेट करना, तो ये सब इनिशिएटिव कहलाता है। अगर इनिशिएटिव मैनेजमेंट करता है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो एम्प्लॉयज़ क्या करेगा कि अपने दिमाग से नए नए तरीके भी फाइंड आउट करेगा, और अगर मान के चलो कि वो जो आइडिया लेकर आया एम्प्लॉयज़ बिजनेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, अब फ़ायदेमंद होने का मतलब है कि बिजनेस क्या करे कि उसको वेलकम करे, ना कि निकार दे। अगर फ़ायदेमंद है तो वेलकम करे मैनेजमेंट और उसको जो अवार्ड वगैरह भी दे, इससे क्या होगा, बिजनेस का जो कल्चर है वो भी हेल्दी बनेगा, जिसके वजह से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होंगे और जिसके वजह से पार्टिसिपेट करेंगे, जिसके वजह से बिजनेस का ही कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। अगला बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्प्लिट द क्रॉप्स। स्प्लिट द क्रॉप्स का मतलब होता है टीम वर्क। ठीक है, देखते क्या बोला गया है स्प्लिट द क्रॉप्स के बारे में हेनरी फायल ने। हेनरी फायल हैज़ गिवन एम्फासिस ऑन टीम वर्क। स्प्लिट द क्रॉप्स मीन्स यूनियन इन strength. Running any organization is a group activity and human resources are the valuable assets of the organization. If all employees are working on an union and with mutual trust, the difficulties can be solved quickly. Therefore, as a leader, manager should create an spirit of teamwork and अंडरस्टैंडिंग अमंग एम्प्लॉयज़ टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल इजीली। तो क्या बोला गया है स्प्लिट द क्रॉप्स का मतलब कि हेनरी फायल बोलते हैं कि कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस के अंदर यूनिटी ही स्ट्रेंथ, यानी कि यूनिटी में स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। यूनिटी मतलब एकता है, स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रांगनेस, यानी कि बिजनेस का स्ट्रांगनेस। तो एम्प्लॉयज़ क्या है, एक तरीके का असेट है बिजनेस के लिए, और स्ट्रांगनेस है यानी कि एम्प्लॉयज़ है तो बिजनेस आगे बढ़ पाएगा, एम्प्लॉयज़ नहीं है तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट स्प्लिट द क्रॉस मस्ट बी देयर। तो क्या बोला गया है, स्प्लिट द क्रॉप्स होगा तो इससे क्या होगा, इफेक्टिव काम होगा और टीम वर्क अगर हम स्प्लिट करते हैं हर डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो भी इजीली अचीव हो जाएगा, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता है फ्यूचर में। ठीक है, तो ये था प्रिंसिपल ऑफ स्प्लिट द क्रॉप्स। तो होप सो आपको समझा होगा, ये सारे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर। तो आपको अगर कोई डाउट होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप कोई भी डाउट रेस कर सकते हो, हम उसके आंसर आपको दे देंगे ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, हमें जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में देखना था। ठीक है, अब जो है हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक टेक केयर एंड धन्यवाद।